दुनिया किस चीज से बनी हुई है? मैटर से। अब मैटर के पास क्या है? मास और चार्ज है। तो मास के कारण कौन सा फील्ड बनेगा भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा। ये फील्ड कभी भी रिपल्सिव होती है क्या? नहीं होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई? अट्रैक्टिव भी होगी और रिपल्सिव भी होगी। ठीक है, चलो भाई। तो फील्ड का पोटेंशियल होती है और फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण है? मास के कारण है। और मास के कारण जो फील्ड बनता है वो हमेशा अट्रैक्टिव है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी? निगेटिव होगी। समझ गया सब बच्चा? बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक चर्चा किया था, आ गया पेन। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक चर्चा की थी कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन से सब बच्चे सीख गए थे चार्ज कि ये हमारा क्या है बताओ? ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चार्ज को हम Ze लिख लिए थे और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। Ze का पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग कर रहा है। ऑर्बिटिंग करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ये न्यूक्लियस, ये हमारी न्यूक्लियस है, इस पर Ze का पॉजिटिव चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस क्या करेगा? खींचे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है बताओ? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं? एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। किसका भाई? इलेक्ट्रॉन्स की। तो कहा गया इलेक्ट्रॉन्स के पास मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी है तो क्या हो गया भाई? ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो इसके पास क्या हो गया भाई? काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी है? इसका डेरिवेशन हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है ना? उसी को फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन क्या करेंगे भाई? 1/2 mv²। नहीं, यही तो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और ये चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन भी है। चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन मतलब दो चार्ज सिस्टम का, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन्स। सब बच्चा पढ़ना शुरू कर दिया ना? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे पढ़ना शुरू कर दिया हो। जोर शोर से पढ़ना शुरू करो, जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करो। ठीक है, पिछला सिलेबस जल्दी जल्दी कवर कर लो। हम जब तक 2-3 चैप्टर आगे पढ़ाते तब तक आप पिछला पढ़ जाओ। एक बार सारे डेरिवेशन एक बार लिख जाओ, सारी बातों को एक बार क्विक रिवीजन कर जाओ, फिर सारे फॉर्मूले एक जगह टैबलेट कर लो, लिख लो। ठीक है, और फिर चैप्टर की बातों को धीरे देखो, PYQ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हेल्प से बनाओ। तो ये Ze हो गया। और इस वीक में मैं एक मैथ का टेस्ट और एक केमिस्ट्री का टेस्ट लूंगा जिसमें हम हेलो एल्केन्स और अल्कोहल पूछेंगे। ठीक है, हेलो एल्केन्स और अल्कोहल, ये दो चैप्टर तो अच्छे से पढ़ लिए हम लोग। केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और मैथ का वेक्टर और 3D, ये 2 चैप्टर। हाँ बेटा, 2 चैप्टर इसी वीक में 2 चैप्टर की बात क्या फुल सिलेबस टेस्ट लूंगा। ठीक है, पूरा सिलेबस का जैसे प्री बोर्ड में बैग होता है उस तरीके से पूछेंगे। देखते हैं कितने बच्चे उसमें सस्टेन कर पाते हैं। 30-35 नंबर 40 नंबर अगर आप बिना चिटिंग वगैरह कर ले आते हो तो ठीक ठाक है। क्लास में बिना चिटिंग कोई एक दूसरे से भी नहीं पूछेंगे। तो हमारी ये Ze और ये इलेक्ट्रॉन्स का एक चार्ज सिस्टम है। ये चार्ज सिस्टम के पास अट्रैक्टिव फोर्स बाइंड है, ये आपको पता चल रहा है क्योंकि हमारी प्रोटॉन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें Q बाई में R, तो एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज क्या? नेगेटिव। तो इस सिस्टम की कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और ये पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि अट्रैक्टिव है तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? K, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, बाई में क्या लिखेंगे? R, और यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों माइनस का साइन लगाएंगे भाई? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स से बाई ये हम सीख क्या है 11th में भी। ठीक है, चलिए भाई, अब कहा गया कि ये दोनों को जोड़ा जाएगा, हम कहेंगे टोटल एनर्जी की बात होगी। तो एक बात यहां कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग क्या लिखते थे बताओ? mv², बाई में क्या लिखेंगे? R। सभी बच्चों को पता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो किसके बराबर होगा? यहां पर बोलो कोई बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। समझा इस बात को?
और न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसको घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सन के चारों तरफ हमारी प्लेनेट घूमती है, कई बार बता चुके हैं। सन के चारों तरफ हमारी प्लेनेट घूमती है, तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? हमारी प्लेनेट को घुमाने का मदद करता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी वही बात हो। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r हो गया, वो कितना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या है? बराबर है। अब यहाँ पर एक आर से एक आर पिछली क्लास में हमने कटवा दिया था सही बच्चों से, mv² का फॉर्मूला निकाल लिया था। mv² बराबर क्या लिख दिया था बताओ सही बच्चा? z, यहाँ पर k छूट गया, लिखो k। पहले k लिखे थे, फिर z लिखे थे, e का स्क्वायर लिखे थे, y में क्या लिखे थे? r। इस mv² की वैल्यू हम काइनेटिक एनर्जी में पुट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला? इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया भाई? 1/2 mv² क्या लिखेंगे बताओ? k z e² बाय में क्या हो गया? यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव है, पर पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा बताओ? नेगेटिव। और ध्यान से देखोगे ना तो ये शायद पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका आधा है काइनेटिक एनर्जी। एक तो रिलेशन ये याद करो कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मैग्नीट्यूड का, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्या? काइनेटिक एनर्जी से। क्या रिलेशन भाई? कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा बताओ कोई बच्चा? 1/2 टाइम्स ऑफ क्या? काइनेटिक एनर्जी। मैग्नीट्यूड से रिलेशन ऐसे निकालता। हम लोग जब ड्राइव किए थे पिछली क्लास में, तो हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ पे जेड की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए निकाले थे, तो हमने जेड की वैल्यू को क्या लिख दिया था बताओ? 1 लिख लिया था। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया था कोई बच्चा बता? पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया बताओ? के जेड, सॉरी जेड नहीं लिखो आप, जेड की वैल्यू तो 1 हो गया, के e² बाय में क्या हो गया? आर, ये नेगेटिव हो गया। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बताओ? 1/2 के e² बाय में क्या हो गया? आर। ठीक है, के e² बाय में आर हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी निकालो, तो टोटल एनर्जी क्या होगा बताओ कोई बच्चा? टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या कर दोगे? काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो। तो ऐड करने जाएंगे तो 1/2 के e² बाय में आर में माइनस होगा के e² बाय में आर। देखो नेगेटिव वाला मैग्नीट्यूड बड़ा दिख रहा है, ये आधी आ रही है, फुल है, तो आधी में से फुल माइनस करेंगे तो फुल नेगेटिव माइनस हाफ नेगेटिव बन जाएगा के e² बाय आर। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी यू टोटल, किसकी भाई? यू टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव एनर्जी ये प्रूव करता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स से क्या है? बाइंड है। हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स से बाइंड है। किससे? न्यूक्लियस से। अगर अर्थ के कारण हम लोग भी अर्थ से बाइंड है, तो अर्थ का हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन भाई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या? किसी मैन का क्या होगा बताओ कोई बच्चा? माइनस साइन लिख दे सर, लिख दीजिए माइनस, लिखिए सर, कैपिटल जी लिखो सर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ क्या? अर्थ, मास ऑफ मैन बाय में क्या लिखेंगे? आर। आर क्या है? इस अर्थ के सेंटर से इस आदमी के बीच का डिस्टेंस। उसी तरीके से सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मूला है। निगेटिव साइन, नेगेटिव साइन हमारी, परंतु नेगेटिव जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव होने के कारण है कि हमारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है? ठीक है, समझ गया इतनी बात? चलिए भाई, पिछले क्लास में हमने ड्राइव भी कर लिया था इसे, फिर से एक बार हम लोगों ने ड्राइव कर लिया। ये एग्जाम में क्या होगा? पूछ भी सकता है, और पूछे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछ सकता है। दूसरी एक और बात भी है कि एक्सप्रेशंस जो है ना आपको याद होना चाहिए, एक्सप्रेशंस याद होना चाहिए।
तो हम लोग यहाँ पे एटम की चर्चा चल रही है और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की चर्चा हो गई है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी कितनी एनर्जी है इसकी चर्चा हो गई है। पिछली क्लास में हमने अल्फा पार्टिकल्स का इंपैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की भी चर्चा हो गई, तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की चर्चा हो गई थी। यहां पर एक छोटा सा बात लिखा हुआ है कि तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दिस इंप्लाइज द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स इज बॉन्ड टू द न्यूक्लियस। बात अब समझ में आ गया है। If E वर्क पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पॉजिटिव कहीं पे दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलो द क्लोज ऑर्बिट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी वो न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं घूम रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, न्यूक्लियस से बाहर निकल चुका है, ठीक है, वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के जैसा ट्रीट होगा। इसीलिए यहाँ पे ये बात समझ लेना है हम लोग। आज हम लोग दो तीन छोटी छोटी बातें हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में समझना है। क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम? एटम के पास एक स्पेक्ट्रम जनरेट करने की एबिलिटी होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के पास होता है ना फिंगरप्रिंट, और फिंगरप्रिंट से क्या होता है बताओ, आप पहचाने जाते हो, हर एक का फिंगरप्रिंट क्या है, यूनिक है। तो हर एक एटम का भी स्पेक्ट्रम भी क्या होती है, यूनिक होती है। तो तीन तरीके का स्पेक्ट्रम की चर्चा यहाँ पर की गई है। देखो यहाँ पर एक कलरफुल बैंड पट्टी है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, विबग्योर वाला स्पेक्ट्रम है। ये वायलेट से किधर की ओर जा रहा है बताओ, रेड की ओर। इसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अगर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो कब वायलेट खत्म होकर के ब्लू शुरू हो गया, कब ब्लू के बाद ग्रीन शुरू हो गया, येलो और रेड शुरू हो गया, ऑरेंज शुरू हो गया, ये पता नहीं चल रहा है, शार्प बाउंड्री नहीं है कुछ भी। तो दैट इज कॉल्ड क्या, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। विबग्योर की हमें स्पेक्ट्रम क्या होती है, कंटिन्यूअस। ईएम वेव जो तुम्हारे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इसकी भी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है। कब गामा खत्म होकर के एक्सरे स्टार्ट हो गया, ये पता करना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो शार्प बाउंड्री, तो कहा गया कि जो अपर लिमिट होगा, अगर कोई आदमी पूछेगा वॉयलेट का वेवलेंथ क्या है, तो यहां पर जो अपर लिमिट वाला जो वेवलेंथ होगा वो वॉयलेट का वेवलेंथ होगा। कभी भी इंटरमीडिएट वाला नहीं बोले, ठीक है। इंटरमीडिएट में ब्लू का भी वेवलेंथ आ सकता है। तो रेड का पूछेगा तो लोअर लिमिट ऑफ द वेवलेंथ जो होगा, सॉरी इसका जो लोअर लिमिट हो, कहने का मतलब तो ये वेवलेंथ तो यहाँ पर बड़ा आएगा, परंतु यहाँ का जो वेवलेंथ होगा वो रेड का वेवलेंथ होगा। ऑरेंज का क्या होगा, ये रेड का लोअर जो होगा वो ऑरेंज का हो सकता है। विबग्योर का एक्सप्लेनिंग है विबग्योर। तो ऑरेंज कहां से स्टार्ट होगा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है बताना। तो ऐसी चीजों को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब क्या हुआ भाई, इमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं। देखो ये पूरी ब्लैक की पट्टी बन गई, नहीं बनी, सारी लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। एटम की एक कैरेक्टर होती है, सभी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ कुछ लाइट को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। किसको निकाल दिया, रेड को, ग्रीन को, यानी ब्लैक पट्टी पे कुछ लाइन जैसा चीज दिखेगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। यानी सभी लाइट को क्या कर लिया, ये एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ लाइट के वेवलेंथ को एमिट कर दिया, दैट इज कॉल्ड इट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये क्या किया बताओ कोई बच्चा, कुछ स्पेसिफिक लाइट के वेवलेंथ को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। मान लो राम नाम का कोई एलिमेंट था और ये भी एब्जॉर्ब कर लिया, खत्म कर दिया, इसको भी, ये भी काला बना दिया, इसको भी काला बना दिया, इसको भी काला बना दिया। जैसे व्हाइट बन रहा है बट काला बना दिया, ब्लैक कर दिया। बताओ वो राम नाम का ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखेगा तुम्हें, है ग्रीन कलर का दिखेगा, स्पेसिफिक कलर का दिखेगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट का क्या लिखा हुआ है, ईच एलिमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन विच इट इमिट्स। जो इमिट करेगा वो अलग तरीके का स्पेसिफिक होगा। अगर सोडियम का स्पेक्ट्रम अगर एक सर्टेन तरीके का है तो हमेशा सोडियम में उसी तरीके का स्पेक्ट्रम को दिखाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक हो। समझ गया सही बच्चा। अब इसमें क्या हो गया, अगले स्टेप में हम लोग को, तो हर एक स्पेक्ट्रम का कुछ ना कुछ वेवलेंथ निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। वेवलेंथ निकल जाएगा और ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से चलेगा भाई, सी के स्पीड से चलेगा, जो लैम्डा इंटू क्या होती है बताओ, फ्रीक्वेंसी होती है। सी आपका कांस्टेंट है,
तो अगर आपका वेवलेंथ पता चल गया तो क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगा। यानी हमारी लैम्बडा जो है वो c बाई क्या हो गया बताओ, फ्रीक्वेंसी। यानी लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। जिसका लैम्बडा क्या है, ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और उल्टी बात भी बोल सकते, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका लैम्बडा क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में दिमाग में होना चाहिए बच्चों को। चलिए, हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में तुम लोग 11th में पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन 5 तरीके का इमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन ने दिखाया था। पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। और कौन सी एम वेव को देख पाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लाइट वाले सेक्शन को, वेव गेट को देख पाते हैं, बाकी किसी को नहीं देखते। ठीक है, यहां से हम रिमोट चलाते हैं, वहां से वो कैमरा ऑन हो जाता है। इंफ्रारेड क्या है, इंफ्रारेड दिखा क्या, इंफ्रारेड रेडिएशन जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। हमारी आंख के पास एबिलिटी नहीं, बट कुछ एनिमल्स वगैरह के पास ये एबिलिटी होती है। ठीक है ना, स्नेक वगैरह, डॉग वगैरह, ये सब रेडिएशन को पकड़ लेता है। ठीक है, तो कुछ बर्ड्स भी है जो उस रेडिएशन से, क्यों देखोगे पहले यहाँ दिल्ली में ठीक ठाक बर्ड्स नजर आते थे, आजकल कुछ बर्ड्स तो गायब ही हो गए। क्यों कि बहुत सारी रेडिएशन हमारे इर्द गिर्द है। और वो रेडिएशन क्या करता है, हमारे नेचर को इस तरीके से इफेक्ट किया। उस रेडिएशन से पहले उस रेडिएशन में जीने की उसकी आदत नहीं थी उस बर्ड्स का, तो बर्ड क्या हो गया, यहाँ से भाग गया कि चलो यार अब ये जगह हमारे रहने के लायक नहीं है। ठीक है, बट हमारे पास जो रेडिएशन को मतलब कि एक्सेप्ट करने का या पहचानने की जो एबिलिटी हो, हमारी आईज ही क्या करती है, रेडिएशन को पहचान लेती है। और वो हमारा विबग्योर वाला ही सेक्शन है। थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं, थ्योरी है। क्या हुआ भाई कि इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताया गया। क्या कहा गया, मैंने गैस और वेपर इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे किसी गैस के वेपर को या गैस को एक्साइट करोगे। ठीक है, यूजुअली बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। जैसे एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा, देखा होगा, 11th में पढ़ा होगा। ऐसा कुछ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। इसमें एक एनोड बनाते थे, एक कैथोड बनाते थे, यहाँ प्रेशर को लो वगैरह करते थे, इसमें गैस डालते थे और यहाँ पर क्या करते थे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जनरेट करते थे। एक पॉजिटिव प्लेट बनाते थे, एक नेगेटिव प्लेट बनाते थे। और इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया जाता था कि यहाँ से एक रेडिएशन इमिट होती थी। ठीक है, जो रेडिएशन, द इमिटेड रेडिएशन हैज अ स्पेक्ट्रम व्हिच कंटेन्स सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ओनली। इट कंसिस्ट ए ब्राइट लाइन और डार्क बैकग्राउंड। आगे की है ब्राइट लाइन ऑन डार्क बैकग्राउंड। दिस इज द ब्राइट लाइन ऑन डार्क बैकग्राउंड। इमिशन स्पेक्ट्रम में सा डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइन आएगा। इसको कैसे लगेंगे कि ब्राइट पर डार्क क्या होगा कि पैचेस बनेंगे, तो इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। पर्टिकुलर इस वेवलेंथ को क्या किया, किसी एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया। इट इज सर्व लाइक ए फिंगरप्रिंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस। किसी भी एक गैस का जो ये इमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो डेफिनेट होता है, ये उसके फिंगरप्रिंट के जैसा हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा थ्योरी था, इसको याद कर लेंगे। अब यहां पर 11th में यह सीखे थे हम लोग कि किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज का वेवलेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला था। ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज का वेवलेंथ कैसे निकालेंगे भाई, तो ये आप एक रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। सही बच्चे इस फॉर्मूले को लिखेंगे, ये एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, when electric discharge produced in a hydrogen atom, all hydrogen atom dissociate into atom। और यहां पर वेवलेंथ का एक फार्मूला बनाया है 1 by lambda, रेडबर्ग कांस्टेंट 1.097 into 10 to the power 7। यहां पर 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लो सही बच्चे। इसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट लिखते हैं, कभी कभी RH भी लिखते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या लिखेंगे भाई, 1 by n1 का स्क्वायर माइनस में 1 by n2 का स्क्वायर। समझ गया? पीछे वाला भी स्लाइड थोड़ा लिखना है बच्चा पटेल, तो पीछे वाला भी स्लाइड लिखेंगे। ये बात याद रखेंगे कि किसी भी गैस का फिंगरप्रिंट है, कौन,
इमिशन स्पेक्ट्रम, और यूनिक होता है। डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट सनलाइट आएगा, ब्राइट पैचेज आएंगे। देखो सही बच्चे, इतनी बात।